नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में, जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, हमारा वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 7 जो है, क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर चल रहा था। जो एक मैंने आपको बताया कि जो एक लेख है और जो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और इस लेख में बहुत सारी बातें हमने पिछले सेशन में कर ली थी इस लेख के बारे में कि क्या, जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दिन भर में और रोज नई नई चीजें, कुछ जो ऐसी बातें होती हैं जो हमें निराश कर देती हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर निराशा भर देती है। तो निराशा जो है वो जीवन का जो सुख है उसको कम कर देती है, हमारे जीवन जीने के जोश को, हमारे जीवन जीने के उत्साह को थोड़ा सा कम कर देती है। तो निराशा किसी भी तरह की हो सकती है, अर्थात समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है या ठगी है या चोरी है या लूट मार है या हत्या है या और भी विश्वासघात से जुड़ी हुई चीजें हैं या कोई बीमारी है या कुछ इस तरह की चीजें। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य अक्सर क्या होता है, अच्छाई को एकदम से ग्रहण नहीं करता, अच्छाई को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन निराशा अगर कहीं से मिलती है, कोई बुरी बात अगर कहीं से पता चलती है, कोई दुखद घटना कहीं से अगर पता चलती है, तो वो सारे में आग की तरह बहुत जल्दी फैल जाती है। तो यही कारण है कि मनुष्य के अंदर निराशा भर जाती है। और इसी निराशा के कारण ही इस चैप्टर को नाम दिया गया है कि क्या निराश हुआ जाए। तो इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि क्या हमें केवल इसी निराशा के साथ अपने जीवन को जीना है या हमें उस चीज को हटाने की कोशिश करनी है, उस निराशा को दूर करने की कोशिश करनी है और उसी में एक अच्छा रास्ता किस तरह से हम निकाल सकते हैं या उसको कम कैसे कर सकते हैं, ये हमने सोचना है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने अपने भारतवर्ष के बारे में पढ़ी थी। क्या आज का जो भारतवर्ष है हमारा, जो आज का भारत देश है हमारा, क्या ये वही भारत देश है जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, जिन्होंने हमारे देश भारत को आजाद करवाया था? क्या ये वही भारत है? वो तो अपने भारत को एक समृद्ध संस्कृति से पूर्ण अपने भारत को बनाना चाहते थे, लेकिन क्या आज इस भारत की स्थिति वह है? तो ये प्रश्न हमारे ऊपर आया था। तो आगे इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्या अच्छी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, उसे हम पढ़ेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि से मनुष्य के जो अंदर के, जो भीतर के आंतरिक स्थिर गुण है, वो जो भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और बताई गई थी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार जो है ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है, सभी मनुष्यों के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन अगर मनुष्य उसी को प्रधान शक्ति मान ले, अर्थात अपने मन और मस्तिष्क पर उसी को हावी होने दे और उसका जो मन और मस्तिष्क है वो इन चारों के कारण ही काम करने लगे, इन चारों की दिशा निर्देशों पर ही अगर काम करने लगे, तो फिर ये एक बहुत बुरा आचरण समझा जाएगा। यानी कि वो जो व्यक्ति है उसका जो आचरण है, उसका व्यवहार जो है वो बहुत बुरा माना जा सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर बताया था कि हमारे देश में बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं यहाँ पर इस देश की हीनता को दूर करने के लिए। लेकिन क्या है कि अगर जिस तरह से यहाँ पर बताया गया था कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए सभी लोग जो है अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित है, लेकिन वो
उन्नत स्थिति में तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक ये इन लोगों का मन जो है वो पवित्र नहीं होगा। ये सब अपने पवित्र मन से अपने कामों को नहीं करेंगे। अगर एक शिक्षक है वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपने पवित्र मन से काम नहीं करेगा, अर्थात वो शिक्षा को बच्चों को एक व्यवसाय समझ के अगर शिक्षा को बांटना शुरू कर देगा, तो ये बहुत ही बुरा आचरण माना जाएगा और किसी का भी भला यहाँ पर नहीं हो सकता है। यानी कि बच्चे जो है लाभान्वित नहीं हो पाएंगे जो शिक्षा नीतियां जो बनाई गई हैं उनसे, और शिक्षक को भी, क्योंकि अगर वो अपने गुणों में सुधार नहीं करेगा, अपने मन को पवित्र करके नहीं पढ़ाएगा, अपने मन से नहीं पढ़ाएगा, तो फिर उसकी जो क्वालिटी है तो वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो इस तरह हमें बताया था कि जो सारी चीजें हैं, सारी चाहे कृषि से जुड़े हुए हो, वाणिज्य से जुड़े हुए हो, शिक्षा से जुड़े हुए हो, उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर या कहें कि किसी भी क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भले ही वो काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी व्यवसाय में काम करते हैं, लेकिन अगर वो अपने काम में शुद्धता नहीं बरतेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी मेन ये बात है कि अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि हम क्या हमारे देश में वो अविश्वास की स्थिति बन गई है। क्या ऐसे लोग हो गए हैं कि हम हर दूसरे व्यक्ति पर हम शक करते हैं, हम हर एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यही बात इस चैप्टर में शुरू से आई थी। तो भारतवर्ष जो है वो सदा कानून को धर्म के रूप में देखता हुआ आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। भारतवर्ष जो है वो पहले से अपने देश में कानून को धर्म के रूप में देखता आता था कि कानून जो है, नियम जो हमारे लिए बनाए गए हैं, ये हमारा धर्म है और यही हमारे कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति और जो संसाधन है उनके प्रति। लेकिन आज के समय में अचानक से कानून और धर्म में अंतर हो गया है। अब यह है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, अर्थात सब लोग अपने धर्मों को ही ज्यादा बड़ा मानने लगे हैं, अपने धर्म के साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में जो चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भले ही बाहर से दिखाने के लिए या ऊपरी वर्ग जो है वो चाहे इस जो भी कर रहा हो, जो भी यहाँ पर हो रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आज भी भारत यह अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य जो है वो कहीं कहीं पर बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कोई भी जो सेवा भाव है, ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, इसके मूल्य अभी भी धर्मों के अंदर थोड़ा बहुत बने हुए हैं। भले ही वो दब गए हों, लेकिन आज भी वो है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव करता है। जब आपने देखा होगा, जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माता पिता हैं हमें सबसे ज्यादा यही सिखाते हैं कि हमें अपने मित्रों से किस तरह से
आचरण करना है, अपने बड़ों से किस तरह से बात करनी है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी चोरी नहीं करनी है और सबको समान समझना है। तो इस तरह की बातें आज भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में है, हमारे धर्म में है, कि जहां पर हमें बताया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो। और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में तो इन चीजों का अनुभव करता ही है। व्यक्तिगत जीवन अर्थात जो वो अपने आप में महसूस करता है, जो वो अपने आप में है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। आज भी समाचार पत्र, आज भी जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो अक्सर क्या होता है, उसमें भ्रष्टाचार के विरोध में रैलियां निकाली जाती है और इस बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो ये बात आज भी ये साबित करती है कि हम इन सभी चीजों को गलत समझते हैं, अर्थात विश्वासघात को गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं, चोरी डकैती लूटमार हत्या, इन सब चीजों को जो है गलत समझते हैं। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो कि गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये सारी बातें बोलकर, इनका विद्रोह जताकर, इनका विद्रोह करके, इनके लिए आवाज उठाकर आज भी हम समाज के उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करते हैं जो कि गलत तरीके से धन या फिर मान का संग्रह करते हैं। यानी कि लोगों को पीड़ा पहुंचाकर, लोगों को कष्ट पहुंचाकर, लोगों के साथ विश्वासघात करके, चोरी करके, डकैती करके, बुरे काम करके जो धन इकट्ठे करता है, आज भी ऐसे लोगों की समाज में जो प्रतिष्ठा है वो कम है। कोई भी अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर आपको पता चले कि यहाँ पर कोई ऐसा, आपके आस पड़ोस नहीं, आपकी क्लास में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा सबके साथ झगड़ा करता है, ये बच्चा चोरी करता है, ये बच्चा अपने से छोटों को प्यार नहीं करता, उनके साथ लड़ाई करता है, अपने से बड़े जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनका सम्मान नहीं करता, तो स्वयं ही क्या होता है कि क्लास में जो बच्चा इस तरह की हरकतें करता है या काम करता है, तो हमारा थोड़ा सा उसके प्रति जो रुझान है, उसके प्रति जो दोस्ती है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है ना। तो सारी अच्छी बातें जो है हमें हमारे घर से अवश्य सिखाई जाती है, हमारे विद्यालय में अवश्य सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल में भले ही बच्चे यहाँ पर अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें, अच्छा आचरण प्रदर्शित करें, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बड़े कुछ लोग होते हैं, समाज के जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि गलत तरीके से पैसे कमाने को कुछ गलत नहीं समझते, या किसी के सम्मान को हानि पहुंचाकर, किसी को पीड़ा देकर धन एकत्रित करना या सम्मान एकत्रित करना, इसको गलत नहीं समझते, तो आज भी इस तरह के तत्वों को, इस तरह के लोगों को समाज में कम आंका जाता है और प्रतिष्ठा की नजरों से नहीं देखा जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है और किसी के भी दोष निकालना, किसी को भी गलत साबित करना, ये बुरा नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यस, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है कि ठीक है, आप किसी के दोषों को सामने रख रहे हैं, किसी का जो गलत काम कर रहा है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए कभी ना कभी उस व्यक्ति को उसके दोषों का पर्दाफाश करना ही होता है, अर्थात उसके दोषों को दूसरों के सामने उजागर करना ही होता है। अक्सर क्या होता है, अगर कोई बच्चा, छोटे बच्चे की अगर बात करें तो क्या होता है, वो पहली बारी में अगर उसको पेंसिल पड़ी हुई मिल जाए तो वो उठाकर अपने बैग में रख लेता है। दूसरी बार क्या होता है कि वो पेंसिल चुरा के अपने बैग में रख लेता है। तीसरी बार क्या होता है कि वो चोरियां करना शुरू कर देता है, वो बाकियों के बैग से पेंसिल निकालता है या फिर कुछ और बुक्स निकाल लेता है या टिफिन चोरी करता है। तो ये गलत नहीं है कि आप उस बच्चे की शिकायत टीचर को लगाओ, क्योंकि वो अभी छोटा है और वो सुधर सकता है,
क्योंकि वो इतनी सारी बातें उसको पता नहीं है। तो इस तरह से समाज में भी बहुत सारे जो तत्व हैं, तो कुछ अगर गलत हो रहा है, गलत काम हो रहा है, गलत चीज हो रही है आपके सामने, तो उस गलत आचरण का के बारे में दूसरों को बताना गलत नहीं है। ये एक सही बात है कि आप किसी की गलती को सामने रख रहे हैं, क्योंकि उसमें सुधार किया जा सकता है, उस व्यक्ति को बदला जा सकता है और ये गलत काम होने से बचाया जा सकता है। लेकिन बुराई क्या है कि बुराई यह है जब आप किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं और फिर उसमें रस लेते हैं, अर्थात उसके मजे लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं कि आप वो व्यक्ति, उसको आपने पर्दाफाश कर दिया, उसको आपने सबके सामने बिल्कुल लाकर खड़ा कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। लेकिन गलती तब हम दूसरों की बताते हैं कि उससे उसकी उस गलती को सुधारा जा सके, ना कि हम उस गलती को बताकर, उस गलती को उजागर करके उसकी उस काम से मजे लें, उसका आनंद लें और दोषों का उद्घाटन करने को कर्तव्य मान लिया जाता है। और ये मजा लिया जाता है उस चीज का कि चलो ये इसका भांडा फूट गया और इसकी बेइज्जती सबके सामने हो गई। तो ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मजे ले रहे हैं और कि आपने दोषों के उद्घाटन करने को, अर्थात दोषों को सबके सामने लाने को अपना कर्तव्य मान लिया है और बुराई में रस लेना बुरी बात है। ठीक है, अगर आप किसी की बुराई का आनंद ले रहे हैं, किसी के गलत काम का आनंद ले रहे हैं, किसी गलत कार्य को सबके सामने रखकर उसका मजा ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने किसी बच्चे की शिकायत अपने टीचर को लगा दी है कि टीचर ये ऐसे काम करता है, ये पेंसिलें चुराता है, ये बॉक्स चुराता है, तो आपको केवल ऐसा नहीं कि उसके बाद आप पूरी क्लास की गलतियां लेकर टीचर के पास जा रहे हो और सारे बच्चों के मजे ले रहे हो कि अरे वाह अब तो इसकी डांट पड़ेगी, बड़ा मजा आने वाला है इस बात पे। तो ये चीजें जो होती है वो किसी की भी बुराई का आनंद लेने के लिए नहीं होती, किसी भी बुराई का मजा लेने के लिए नहीं होती, बल्कि जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है उसमें सुधार लाने के लिए होती है, उसे समझाने के लिए होती है और आगे से ऐसे काम ना हो उसके लिए सबको एक ये सबक होता है। ये नहीं कि आप उसी को अपना कर्तव्य मान ले कि चलो अब मैंने पूरी क्लास का ठेका ले लिया है, अब जो भी बुरे काम करेगा सबकी शिकायत मैं ही टीचर को लगाऊंगा और मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और मैं उस काम के मजे लूंगा और सबकी क्या होगी, पिटाई होगी या डांट पड़ेगी। ठीक है, तो इस बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगर किसी की बुराई का आप आनंद ले रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर आप किसी की अच्छाई में उतना ही रस ले रहे हैं और उसकी अच्छाई को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसको मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, उसको प्रेरणा स्रोत नहीं बना रहे हैं, तो ये और भी बुरी बात है। ठीक है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम देखिए, अब क्योंकि मैं ये क्लास के एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और क्लास की चीजें, क्लास की बातें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं जब आप क्लास में ही सारी चीजों को लेकर चलोगे, अपने आपस में ही इन बातों को अपने आप से रिलेटेड करोगे, अपने आप से जोड़ोगे, तो आपको ये ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर एक पंक्ति है कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त अर्थात लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर लेता है क्लास में, अच्छे काम से ये मतलब है कि सिर्फ टॉप आना, ये नहीं है अच्छे काम से मतलब कि उसने बहुत सारी पढ़ाई की और वो टॉप कर गया और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम से ये मतलब है कि अगर सिर्फ इतना भी अगर आप कर दें कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है और उसकी आप मदद कर दें, या फिर आप स्कूल में किसी की मदद कर दें, किसी बच्चे की कोई हेल्प कर दें, किसी अध्यापक की कोई हेल्प कर दें, या घर में कोई हेल्प कर दें, या कुछ ऐसा अच्छा काम, वो चाहे आप
आपकी ही पढ़ाई के क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो उसमें अगर अच्छा आप काम करते हैं तो इस अच्छाई को सबके सामने उजागर करना आवश्यक है, क्योंकि ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आगे दूसरे बच्चे भी सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम है और मुझे भी ये करना चाहिए, फिर मेरा भी इसी तरह से क्लास में नाम आएगा और सभी बच्चे मेरे लिए भी खुश होंगे। एक बार अब यहाँ से लेखक ने अपनी कहानी बताई है कि क्या आज भी हमारे देश में मानवता, हमारे देश में दया भाव और विश्वास करने लायक लोग हैं या नहीं। तो एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी में आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। तो ये बहुत पहले की बात है, तो ट्रेन का टिकट शायद 10 रुपए हुआ करता होगा। तो लेखक कहते हैं कि मैंने गलती से 10 के नोट के बजाय 100 का नोट उनके हाथ में रख दिया। और मैं, क्योंकि सबको जल्दी होती है, अक्सर ये काम आपके साथ भी होता होगा कि कभी दुकानदार आपको गलती से ज्यादा पैसे लौटा देता है, क्योंकि वो बिजी होते हैं और वो गलती से आपको ज्यादा पैसे लौटा देते हैं। तो ये आपका काम है कि आप के अंदर कैसा मन है, आपके कैसे विचार हैं। तो यहाँ पर जो टीटी बाबू थे, टिकट लेने वाले जो बाबू थे, वो सेकंड क्लास के डब्बे में आए और उन्होंने हर व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए वो आए और उन्होंने लेखक को देखा और वो पहचान गए और उन्होंने बहुत ही शालीनता से, विनम्रता से 90 रुपए उनके हाथ में रखते हुए बोले, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। क्योंकि जब उन्होंने हिसाब किया होगा तो उन्होंने भी जल्दीबाजी में, क्योंकि वो भी जल्दी में रहते हैं, और उन्होंने भी 100 का नोट ले लिया। लेकिन जब बाद में वो देखते हैं कि ज्यादा पैसे हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम आप सोचिए अगर 10 रुपए किराया है तो वो 100 का नोट जो है वो 10 बार के जाने के लिए हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या है कि टीटी बाबू जो है वो वापस आए और उन्होंने पैसा वापस किया और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। क्योंकि कभी भी जब हम इस तरह के काम करते हैं तो एक संतोष हमारे मन पर, हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी जो है वो लुप्त हो गई है। अभी तक की जो हमने सारी बातें पढ़ी थी, उनसे तो ऐसा लग रहा था कि सच में क्या हमारे भारतवर्ष से ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, संस्कृति का लोप हो रहा है। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई लेकर चलते हैं। वैसे अनेक वांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब एक और घटना का आपके सामने लेखक वर्णन करते हैं। एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेखक जो है वो ट्रेन का सफर कर रहे हैं और टीटी बाबू उनको 10 रुपए पकड़ा रहे हैं। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो बिल्कुल ये अपने टाइम की लेखक यहाँ पर बात बता रहे हैं। और अब दूसरी घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन और सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। तो ऐसा हुआ कि बस में थोड़ा बहुत खराबी थी और वो बार बार रुक रुक कर चल रही थी और गंतव्य अर्थात जहां तक पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर पहले ही वो एक निर्जन अर्थात बिल्कुल जहां पर कोई भी इंसान ना हो, ऐसे सुनसान स्थान पर वो रुक गई और अर्थात बस ने जवाब दे दिया, अर्थात वो रुक गई। रात के कोई 10 बज रहे होंगे और ये रात का समय था और सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
अब क्योंकि कंडक्टर सब लोग बिल्कुल घबराए हुए थे, रात के 10 बज रहे थे, अर्थात रात जो है वो और गहराने वाली थी और अभी जो गंतव्य स्थान था वो 10 किलोमीटर दूर था। बस में जो यात्री थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे और कंडक्टर भी साइकिल लेकर चलता बना था वहां से। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय डकैती जैसी जो डाकू ऐसे निर्जन स्थान पर मिल जाया करते थे अक्सर और लोगों को लूटा करते थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। क्योंकि अभी यहाँ पर जब हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बहुत सारी इस तरह की बातें भी अब बस पे होने लगी थी और वो कहते हैं मैं परिवार के साथ मैं अकेला बंदा था जो बच्चों के साथ था और बच्चे जो है वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था, अर्थात ऊपर से अब लग रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब कुछ, क्योंकि जो कंडक्टर था वो तो साइकिल लेकर चलता बना, अब ड्राइवर को घेर लिया गया, तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का जो हिसाब है वो बनाया और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि ड्राइवर जो है वो भी घबरा गया क्योंकि लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, अर्थात बहुत दुखी होकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब वो उसे यानी कि लेखक को कह रहे हैं कि बस का कोई उपाय हम लोग कर रहे हैं, यानी कि बस के लिए हम तरह तरह के उपाय कर रहे हैं ठीक करने के लिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सब लोग घबराए हुए रहते हैं तो बहुत कुछ इतना ज्यादा नहीं सूझता, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अक्सर कुछ हम ऐसा कर जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा घबराहट में होते हैं, बहुत ज्यादा डर में होते हैं, तो कुछ ऐसा काम हम कर जाते हैं जिससे कि जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है। कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। लेखक कहते हैं कि मेरी बात सुनने को कोई वहां पर तैयार ही नहीं था, कहने लगा था कि इसकी बातों पर मत आइए, ये भी हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया था, क्योंकि कंडक्टर जो है वो साइकिल पर सवार होकर वहां से चलता बना, यानी कि वहां से चला गया था। और जो लेखक है वो कहते हैं कि लोग कह रहे थे क्योंकि कंडक्टर जो है वो डाकुओं को भेजने के लिए चला गया है, कि ऐसा होता है कि जब बस को लूटा जाएगा तो कुछ हिस्सा जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर को भी दे दिया जाएगा। तो इससे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि आज की जो हमने ये आज का लेख पढ़ा, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो बहुत सारी बातों के बारे में जाना कि जिस तरह के भारतवर्ष का सपना हमारे देश के महापुरुषों ने देखा था, तो उस तरह का भारतवर्ष शायद अब उनके सपनों का भारतवर्ष शायद अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लेखक फिर भी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर ये, चाहे वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, संस्कारों को और जो हमारे आचरण में लाने वाली जो बातें हैं उनको अभी भी सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो लेखक है उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को यहाँ पर उजागर किया है और उन्हीं के आधार पर बताया है कि समाज में आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारे दुख दर्द में, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देते हैं, अर्थात विश्वास के पात्र है। तो लेख को हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, अपने अगले सेशन में मिलेंगे, नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।